तो कांग्रेस को कोई हबड़ तबड़ नहीं है। हबड़ हाँ। तबड़ जो है मोदी मीडिया को है कि इनके यहाँ हुँ। कौन बने, नहीं बनेगा तो कैसे हंगामा करें। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूँ इकराम, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है। सर आपसे सवाल है, कर्नाटक तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल की जा रही हैं। जैसे पहले बंगाल के बारे में कहा जा रहा था कि अब हिंदुओं तुम्हें जागना होगा, तुमने जो गलती की है, अब तुम्हें भुगतना होगा। तुमने फिर से एक बार ऐसी सरकार को मौका दे दिया जो हिंदुओं की हितैषी नहीं है। तमाम इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन का ज़ोर-शोर से एक तरह से कार्यक्रम होने वाला है। तो मेरा आपसे सवाल है, एक तो आप मुझे इस पर बताएँ कि क्या वाक़ई हिंदुओं की दुश्मन है कांग्रेस और सेंट्रल विस्टा कब होगा? फिर मैं आपसे पूछूँगा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन होगा? जी। सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और कांग्रेस दरअसल जो है कोई पार्टी नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन है, जिसमें हर तरह के लोग जो है शामिल रहे और कांग्रेस की जब स्थापना 1886 में हुई थी, उस समय इसका काम जो था, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको पिटीशन देना था कि भई हमें ये सुधार चाहिए और ए.ओ. ह्यूम जो कि इसके संस्थापक थे, वो खुद एक अंग्रेज थे। लेकिन उनके मन में एक सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तान की आज़ादी में किसी चीज़ का है, तो वो ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के जो बड़े नेता थे, वो सारे के सारे हिंदुस्तान से बाहर जाकर ग्रेट ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जाकर पढ़े थे। जब हमारा यहाँ का आदमी वहाँ गया, तो उसने दोनों चीज़ों में ज़मीन-आसमान का अंतर देखा और उसे पाया कि जीवन असली क्या है, ये ज इंग्लैंड में जाकर उन्हें पता चला। हमारे महात्मा गांधी वहाँ गए, उन्होंने वहाँ जी। से की पढ़ाई की। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता जो थे मोतीलाल नेहरू, वो भी बहुत बड़े वकील थे हिंदुस्तान के। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी मोहम्मद अली जिन्ना हैं, वो भी ब्रिटेन में पढ़े और इस तरह जितने भी आज़ादी के इतिहास में जितने भी बड़े नेता थे, उन सबकी एक बैकग्राउंड कॉमन थी और वो कॉमन एक बैकग्राउंड ये थी कि वो सब कानून के छात्र थे और वकील थे। 5 जी। बड़े लोग थे जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में, हिंदुस्तान की आज़ादी के समय इस देश में मौजूद थे। चाहे भीमराव अम्बेडकर हों, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, वल्लभ भाई पटेल हों, जिन्हें हम सरदार पटेल कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, मोहम्मद अली जिन्ना हों, ये सब के सब वकील थे। और वकील के पेशे से ये आए, तो इन्होंने एक चीज़ जानी कि आदमी के जीने के अधिकार क्या हैं? आदमी को किस तरह का सोच होना चाहिए? वकील का काम है तर्क के हिसाब से चले, कानून के हिसाब से चले और कानून का एक सीधा सिंपल मतलब जो है जन भाषा में यह है कि वो आपके जीवन को रेगुलेट करती है, बताती है कि आपको जीवन कैसे सरल तरीके से जीना है। जैसे एक कानून होता है सड़क पर कि आपको जो है गाड़ी जब चलानी है, तो हमारे यहाँ गाड़ी जो है राइट साइड में चलती है, ड्राइवर की सीट जो है राइट साइड में होती है। तो एक परंपरा बन जाती है कि यहाँ का राइट का जाएगा और सामने का आने वाला भी राइट में है, तो दोनों एक-दूसरे को देखेंगे, गाड़ी एक-दूसरे से टकराएगी नहीं। ये कानून उल्टा भी हो सकता है, जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका में जो है उल्टी बात है, वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग सब लोग मानते हैं। तो इसलिए जो है कानून का मतलब है आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाना और इन सारे वकीलों ने जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी में जिनका हिस्सा था, वो कहीं न कहीं पाश्चात्य सभ्यता से जुड़े हुए थे। उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर अपनी पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने पश्चिम के जीवन में जब गए, तो दोनों जीवन का अंतर देखा। ये ऐसे ही जीवन का अंतर है, जैसे किसी गाँव के आदमी को आप किसी बड़े शहर में ले आओ। एक पुराना चुटकुला आता था पहले कि एक गाँव का आदमी एक शहर में गया, बड़ी ऊँची इमारत थी। बॉम्बे में उसने देखा जी इतनी ऊँची इमारत है कि ऊपर तक देखो तो टोपी गिर जाती है। तो उसने वहाँ एक जब अपने गाँव पहुँचा, तो लोगों ने पूछा तूने वहाँ विचित्र बात क्या देखी? कहता है मैंने एक विचित्र बात देखी कि वहाँ पर एक औरत जो थी, वो खड़ी थी और लिफ्ट के उस चीज़ को बोलते थे, उसमें वो चढ़ी और बुजुर्ग औरत थी, जब वो चढ़ी, तो वो गेट बंद हो गया। उसके 2 मिनट बाद जब वो नीचे यानी वो औरत आई और जब उसने कहा कि जब गेट का दरवाज़ा खुला, तो वो औरत जो है, बुढ़िया से एकदम जवान हो गई। तो उसको चूँकि विचित्र चीज़ें हमें लगती हैं, अद्भुत चीज़ें लगती हैं, नई चीज़ हम जब देखते हैं, तो हम सबसे पहले चकित होते हैं। जिस आदमी ने हवाई जहाज़ में यात्रा नहीं की, जिसने मोबाइल नहीं देखा, जिसने जो आप समझिए कि जीवन की चीज़ें नहीं देखी, 5 स्टार होटल में जो नहीं गया, अगर वो जाएगा नहीं तो उसे समझ नहीं आएगा। लेकिन समझ के अगर उसके मन में एक प्रेरणा आ जाए कि मेरे को अपने गाँव की सड़कें ऐसी बनानी है,
जैसे कि शहर की सड़क होती है। मेरे को गाँव में लाइट की वो व्यवस्था करनी है जो शहर में होती है। मुझे गाँव में जो है पानी के आने की व्यवस्था वो करनी है नल में, जो शहर में होती है। तभी तो उसका जीवन जो है सुधरेगा, तभी तो उसमें उसका ज्ञान और विज्ञान ये दोनों चीज़ों से आगे ले जाएँगे। अब आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस को लेकर एक भ्रम जो है आरएसएस के लोगों ने 1925 से फैलाया कि कांग्रेस जो है हिंदुओं की दुश्मन है और इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ ये लोग जो है ये बात कहते थे कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है, कांग्रेस मुसलमानों का पक्ष करती है और पक्ष देने की वजह से इन्होंने एक सांप्रदायिक जो एक राजनीति थी वो देश में शुरू की। बँटवारे की राजनीति थी कि हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते, उनको एक अलग देश दे दो। और यही बात जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के माध्यम से पकड़ ली और 1934 के बाद जो देश में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय आपको मैं बहुत कम लोगों को पता है कि 1907 में देश में जब पहला इलेक्शन हुआ म्युनिसिपैलिटी और लोकल बॉडीज़ का, तब जो है सेपरेट लिस्ट होती थी। सेपरेट लिस्ट में होता था कि ये हिंदुओं की लिस्ट है, ये मुसलमानों की लिस्ट है। उसमें ये होता था कि हर आदमी जो है वोट नहीं दे सकता। वोट सिर्फ वो आदमी दे सकता है जो इनकम टैक्स देता है। वोट वो आदमी दे सकता है जो पढ़ा लिखा है। तो उन्होंने एक तरह से जो वोट देने और सत्ता पाने का जो अधिकार है, वो कुछ लोगों के पास ही छोड़ दिया था जिनके पास पैसा था, ताकत थी। लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी के माध्यम से समझो या पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से या भीमराव अम्बेडकर की वजह से अछूतों का उद्धार जो है कांग्रेस ने एक बड़ा कदम था जो पूरे देश में उठाया और गांधी जी उसके अगुवा बने। और जब देश आजाद हुआ तो सबने देखा कि हमें एक अधिकार जिसके लिए पूरी दुनिया में औरतों और आदमियों को लड़ना पड़ा, वो ये था कि आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि वयस्क सार्वभौमिक अधिकार, मताधिकार, वोट दाने का अधिकार मिला। और वो अधिकार ऐसा अधिकार है जिससे आप देखेंगे कि अडानी का वोट की भी कीमत एक है और जो सड़क पे बेचारा झाड़ू लगाता है उसके भी वोट की कीमत एक है। तो समानता का जो सिद्धांत हिंदुस्तान की राजनीति में हमारे संविधान में जो समाहित किया गया, उसकी वजह से जो है ये सारी जो पार्टियां थी, आप समझिए वीर सावरकर ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी और हिंदू महासभा एक चीज का सबसे बड़ी पक्षधर थी। वो ये कहती थी जाति रहनी चाहिए, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण सर्वोच्च है। वो कहते थे, आज भी वो मानते हैं मनुस्मृति को कि जब पृथ्वी बनी, दुनिया बनी तो भगवान ने सबसे पहले भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, उसकी भुजाओं से जो है क्षत्रिय पैदा हुए, उसके पेट से जो है वणिक पैदा हुए, बनिए पैदा हुए और उसकी टांगे जो है वो शूद्र हैं। तो वो कहते थे कि ब्राह्मण की पूजा सबसे हर हाल में करनी है और मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर ब्राह्मण जो है अनपढ़ है, गँवार है, निकम्मा है, कुछ नहीं जानता, तब भी वो श्रद्धेय है, तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए। और इसीलिए जो है हम देखते हैं कि जब हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद संविधान बनाने का दायित्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से जो-जो जीवन में उन्हें एक तरह से घृणा और दूसरी तरह से लोगों का तिरस्कार झेलना पड़ा, उसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें भारत के संविधान में लागू की। अब जब कांग्रेस आज के समय में 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक तरह से एक प्रयोगशाला हिंदुस्तान में हिंदू सांप्रदायिक तत्वों की बनी और उस तत्वों की सांप्रदायिकता ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया पहले। फिर देश के लोगों ने देखा कि 2 मसाकर इस देश में आज़ादी के बाद हुए। एक 1984 का हुआ और एक 2002 में गुजरात में नरसंहार हुआ। ये बड़े एक तरह से स्टेट मैनेज्ड स्टेट की मदद के साथ हुए जो है नरसंहार थे और उसके बाद जो है एक विचारधारा चल पड़ी कि मुसलमानों को दबाएँगे, तभी हम जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएँगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है वो अब कोई लंबी-चौड़ी यानी पहले तो होता था कि जो सांप्रदायिकता होती थी ना वो छिपे आवरण में आती थी। छुप के बात की जाती थी कि भई देख लो, कर लो। अब जो है सीधा मंच से खड़े होकर कहा जाता है कि हिंदुओं का वोट हमें चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, किसी भी मुसलमान को वो वोट टिकट नहीं देती। अभी भी कर्नाटक में किसी मुसलमान को उन्होंने टिकट नहीं दिया, किसी ईसाई को टिकट नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मानते हैं कि हिंदू हमारे साथ होंगे, हम जो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर हिंदू वोट का करेंगे तो हमें वो उनकी ताकत मिलेगी और हम उससे जीत जाएँगे क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है। लेकिन वो एक चीज़ नहीं जानते कि हर व्यक्ति जो है जब भी हर वक़्त हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता। आदमी रोटी खाता है उस समय वो नहीं सोचता मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। आपने देखा होगा स्टेशन पे आदमी चाय पीता है, तो कभी उसे पूछा किसी आदमी से, कभी तू अपना नाम और जाति बता तब तेरे से चाय पीऊँगा। ना आप किसी टिकट वाले से पूछते,
ना आप किसी और जगह सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, तब भी आप नहीं पूछते। दिलीप कुमार हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर थे। उनको आज भी जो लोग जो है उन जैसी प्रतिभा नहीं है। तो वो सबसे बड़े एक्टर कौन थे? वो मुसलमान थे। उनका नाम यूसुफ था, लेकिन वो दिलीप कुमार के नाम से फेमस थे। मोहम्मद रफ़ी हिंदुस्तान के सबसे बड़े गायक थे। उन जैसा गायक कभी दुनिया में नहीं पैदा हो सकता, तो वो भी मुसलमान थे। लेकिन लोग जब उसका गाना सुनते हैं, तो कहते हैं इसका गला अच्छा है। ये नहीं कहते ये गाने वाला कौन है? ये नहीं कहते थे कि दिलीप कुमार ये मुसलमान जो है, ये जो है गंगा जमुना में जो है कैसे डायलॉग बोल रहा है। तो अगर आप हर वक़्त धर्म को अपने सर पर सवार कर लेंगे, तो समझ लीजिए धर्म आपको जो है गुलाम की तरह बर्ताव करेगा। और भारतीय जनता पार्टी लोगों को आज भी चाहती है कि गुलाम बनकर रहें। अब आप देखेंगे कि मोदी जी अब उनके मैंने कल भी आपको कहा था कि 9 साल होने वाले हैं और 9 साल का जश्न मनाना चाहते हैं। अब जो कर्नाटक की हार है, उसकी वजह से उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो कैसे अपना जश्न मनाएँ। तो उन्होंने नया शगुफ़ा कल से छोड़ा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन जो है 9 साल के अवसर पर मोदी जी करेंगे। अब ये जो नया संसद भवन बना है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये होता था कि जो मदर ऑफ पार्लियामेंट है पूरी दुनिया में, संसद की स्थापना, संसद की माँ जिस जगह को बोला जाता है वो ग्रेट ब्रिटेन की जो इस समय लंदन में जो एक पार्लियामेंट है, उसको बोला जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसमें है और हाउस ऑफ कॉमन्स उसमें है। तो उनकी हाउस ऑफ कॉमन्स को हमने अपने यहाँ लोकसभा बना लिया। हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को जो है राज्यसभा बना लिया। इसी तरह 2 हाउस जो है हम अमेरिका में देखते हैं कि वहाँ पर जो है सीनेट होती है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो भी जो है सिर्फ जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह ही चल रहा है। इसी तरह हम रशिया में देखते हैं, वहाँ पर जो है एक फेडरल सीनेट है और एक जो है डूमा है जो पब्लिक की होती है। तो आप देखिए पूरी दुनिया में हर जगह 2 सदस्यीय व्यवस्था जो है ग्रेट ब्रिटेन की तरह शुरू हुई। अब ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो 1814 में बनी थी। आज से 200 साल से ज़्यादा, 210 साल हो जाएँगे उसे। तो 210 साल पहले वाली इमारत में आज भी उनको कभी नहीं लगा कि हम इसे तोड़ के बनाएँगे। मोदी जी ने जो भारत की संसद है, जो कि 1921 में बननी शुरू हुई और 1923 में खत्म 100 साल उसके पूरे होने हैं। तो 100 साल के अवसर पर उन्होंने कहा इमारत बेकार हो गई है, इसको किसी तरह हटाया जाए। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मोदी जी हिंदू जो हमारा ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं। मोदी जी जो है वास्तु में विश्वास रखते हैं और वास्तुकारों ने उनको बताया कि संसद गोल है, इसके चारों सिरे नहीं है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के कोने नहीं है। तो उन्हें किसी ने बताया कि इस संसद में जो भी पार्लियामेंट में जो भी लोग जाएँगे, उनका जो शोर-शराबे में वक़्त बीतेगा, इसीलिए कोई कंस्ट्रक्टेड काम नहीं होगा। अब जिस वास्तुविद ने उन्हें कहा कि आप जो है अब एक तिकोनी संसद बना दो और ऐसी संसद बना दो कि वो तिकोनी संसद होगी और वो वास्तु के हिसाब से उसमें 3 ही चीज़ें होंगी। उन्होंने उसके नाम भी उसी तरह रख दिए दरवाज़ों के नाम। एक का नाम रख दिया क कर्म द्वार, एक का रख दिया ज्ञान द्वार। यानी अब इन चीज़ों से ये किसी कॉलेज में तो हो सकते हैं कि ज्ञान इस तरह के द्वार हो, लेकिन जनता का वहाँ कोई योगदान नहीं है। और दूसरा जो वास्तु लोग जानते हैं, उनको पता है कि अगर किसी भी बिल्डिंग का आप जो है ईस्ट और नॉर्थ साइड काट देंगे, क्योंकि तिरछी है ये, इसका ईस्ट भी कटा हुआ है और इसका नॉर्थ भी कटा हुआ है, चोंच की तरह है। जैसे आप देखेंगे कौवे की चोंच होती है ना, उस तरह की हमारी ये संसद की इमारत बनाई है। तो अगर ईस्ट कटा होगा और नॉर्थ कटा होगा, तो उस भवन को हमेशा तिकोना बनाने के बाद आप हमेशा देखेंगे उसमें जो भी आदमी रहेगा, वो शांति से नहीं रहेगा। उसका दिमाग हमेशा जो है परेशान रहेगा, उसके काम में हमेशा अड़चन आएगी, उसको हमेशा लगेगा, डर लगेगा कि मेरे खिलाफ जो है कोई षड्यंत्र चल रहा है और ना वो खुद चैन से रहेगा, ना दूसरों को रहने देगा। तो आप समझिए जिस दिन सितंबर में 2020 में जब इसकी स्थापना हुई, जब इसको बनाने का काम पहला फावड़ा चला, तो मोदी जी ने जो पूजा की, उससे लेकर आज तक मोदी जी के मन में एक भय है। उनके मन में जो है लोगों से कटने की चाह है। अब वो लोगों से मिलकर बात नहीं करते। आपने शायद ही कभी देखा होगा मोदी जी किसी से घुल-मिलकर अपने दोस्त से या किसी से बात कर रहे हो। वो हमेशा कहते हैं ये लुटियन जो लोग हैं, लुटियन के लोग कहते हैं ये दिल्ली के लोगों को, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो लोगों के दोस्त होते हैं, अपने यानी रिश्तेदार होते हैं, उनकी एक ही फ़ोटो आती थी, वो अपनी माँ के पास गए, उसके पाँव छुए और उसका खाना खाना शुरू कर दिया। तब भी उनसे बात नहीं करते थे। मोदी जी संवाद के मामले में 2020 के बाद बिल्कुल असफल हो गए हैं, किसी से बात नहीं करते, सिर्फ जो है मन की बात करते हैं और मन की बात भी एक तरफ़ा बात होती है, जिसमें जो उनके मन में आता है वो कहते हैं। मैं पहले भी कहता था कि मन की बात जो मोदी जी करते हैं, ये रिकॉर्डेड होती है
इस स्वतः नहीं बोल रहे हैं, उस समय नहीं बोल रहे हैं। तो अभी जो 100वां उनका एपिसोड हुआ, उसमें सारी पोल खुल गई। पता चला कि एक-एक एपिसोड को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। 100 एपिसोड बनाने में करोड़ों खर्च हुए। अब ये ऐसे ही आज के ज़माने में है, जब आप गैस है, इलेक्ट्रिक हीटर है, कार है, आप मोदी जी जैसा कोई आदमी कहे कि मैं तो जो है तांगे पे सवार होकर चलूँगा, यानी टेक्नोलॉजी को इनकार करूँगा। तो इनकार करने की वजह से वो रेडियो के पीछे से भाषण इसलिए देते हैं, क्योंकि ताकि उनके मन भाव जो है, चेहरे के भाव जो है लोग पढ़ ना पाएँ और इसलिए मन की बात जो रेडियो पे आती है, वो छिपकर जो है वो टीवी पर दिखाते हैं और सारे चैनल उसके पीछे भौंसी करने लगते हैं और बताते हैं जी बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन मन की बात किसी को याद नहीं है। अगर लोगों ने मन की बात सुनी होती, तो मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका भला इतना बुरा हाल जो है, आज कर्नाटक में नहीं हुआ होता। तो आप एक बात समझ लीजिए, ये जो वास्तु के हिसाब से जो भवन बना है, ये ऐसा गलत भवन बना है कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाले 6 साल तक इस संसद में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी दूसरा नेता आएगा, उसका कार्यकाल बड़ा छोटा होगा। 6-6 महीने, 8-8 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे और जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, इस भवन की वजह से मैं कह सकता हूँ, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, वो हमेशा बीमार रहेंगे, बिस्तर पर लेटे रहेंगे, उनको स्नायु तंत्र की बीमारी हो जाएगी, उनका दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहेगा और इसका असर जो है, जिस दिन इसका उद्घाटन होगा, उसके 15 दिन में ही सबको देखने को मिल जाएगा कि जो आदमी इस संसद का प्रमुख है, वो कैसे परेशान, बीमार और हैरान। बहुत अच्छी बात कही सर आपसे। एक आखिरी सवाल है मेरा, उसको आप थोड़ा-सा जल्दी बोलिएगा। कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री बना सकती है? क्योंकि फिर अनाउंसमेंट तो हो ही जाएगी थोड़ी बहुत देर बाद। देखिए, कांग्रेस कर्नाटक मजा ले रही है। अब उसको जी, जीत मिल गई है। कांग्रेस को हाँ, पता है हमारी 135-36 सीटें आ गई हैं, अब हमारी सरकार बनी रहेगी। तो कांग्रेस को कोई हबड़-तबड़ नहीं है। हुँ, हबड़-तबड़ जो है मोदी मीडिया को है कि इनके यहाँ हुँ, कौन बने? नहीं बनेगा तो कैसे हंगामा करें? भई जैसे किसी आदमी की शादी तय हो गई, तो आप देखेंगे कि आज के समय में जो है लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। वो लड़की और लड़का जब स्टेज पे आते हैं तो सबसे लेट आते हैं। इतनी जी, देर में आएँगे कि आधे बाराती चले जाते हैं। तो हुँ, कांग्रेस को पता है कि हमें क्या कौन दूल्हा बनना है, कौन दुल्हन बनना है, सब उनको तय है। वो सिर्फ़ इस चीज़ का स्वाद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब ये बात कि भई ये कौन बनेगा, नहीं बनेगा, आप ये समझिए कांग्रेस में आज के समय में कर्नाटक जीत के जो झंडा गाड़ा है, उसका जो नशा है, उसकी जो खुशी है, वो उनको कई महीने तक पूरी तरह से ऊर्जा देगी और जैसे सिद्धारमैया मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सिद्धारमैया ने कल भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि लोकसभा का जो अगला चुनाव है, मैं कर्नाटक से कांग्रेस को जिताऊँ और दूसरा जो शिव कुमार हैं, डीके शिव कुमार का इस्तेमाल कांग्रेस जो है, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में और राजस्थान के चुनाव में करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी क्षमताएँ जो है, राज्य के मुख्यमंत्री से ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज़र की तरह हैं। दूसरी बात ये है कि शिव कुमार पर अभी 19 केस चल रहे हैं। 19 केस जैसे ही चलेंगे, तो जैसे ही अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अखबार में रोज़ आएगा कि इनके मुख्यमंत्री पे इतने केस हैं, चाहे वो फर्जी केस हैं। ईडी का केस हो, सीबीआई का केस हो, सबको पता है कि जिस तरह हुँ, से जब विधायकों को तोड़ा जा रहा था, तो किस तरह शिव कुमार डीके शिव कुमार ने उन सबको लग्ज़री बसों में ले जाकर छुपाया रिज़ॉर्ट में। उस समय जो है, जब वो सरकार बनने-बिगड़ने की बात थी, तो ईडी पूरी तरह बीजेपी के साथ थी, सीबीआई भी उसके साथ थी। वहाँ की जो कर्नाटक की जो पुलिस है, उसके जो प्रमुख जो अब सीबीआई प्रमुख बने हैं, वो भी जो है उस तरह किस तरह शिव कुमार को परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे उनकी घर की औरतों को, लड़कियों को, सारी महिलाओं को। तो इन सब चीज़ों को शिव कुमार भी जानते हैं और आप ये मान लीजिए शिव कुमार का राजनीतिक भविष्य है। उनका जो जैसे कहते हैं ना डैने फैलाकर जब कोई भी पक्षी उड़ता है, तो उनका तो अभी शुरू हुआ है। तो ये पीरियड शुरू हुआ है टेक ऑफ का, तो इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं है। ये सिर्फ मीडिया एक अफ़वाह फैलाने में लगा हुआ है कि कांग्रेस में कोई बड़ा झगड़ा चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस जो है मज़ा लेके, स्वाद लेके जो है धीरे-धीरे तय करेगी चीज़ों को और मेरा मानना ये है कि जिस दिन मोदी जी अपने 9 साल का जश्न मना रहे होंगे, उसी दिन कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है, वो कर्नाटक में, बैंगलोर में शपथ ले रहा होगा और दोनों घटनाएँ एक साथ होंगी। राहुल गांधी ने एक चीज़ सीख ली है कि कैसे मोदी जी को तरसा-तरसा कर जो है आनंद लेना है। जब आपने देखा होगा कि जब ये कोलार में हुआ कि मीटिंग होगी, तो ये हुआ कि मोदी जी की मीटिंग होगी, तो राहुल गांधी ने कहा मैं 5 तारीख की जगह 9 अप्रैल को अपनी मीटिंग करूँगा। उसके बाद उन्होंने 16 तारीख को मीटिंग की। तो वो भी अब सीख गए हैं कि कैसे किस तरह से एक्लिप्स करना है। अब ये एक्लिप्स करने की बात ये है कि एक मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है विरोधी दल का और एक सत्ताधारी प्रधानमंत्री जो है वो अपने 9 साल बना रहा है। दोनों फंक्शन अगर एक ही समय में होंगे, एक ही दिन होंगे, तो अगले दिन की जो हेडलाइन होगी
उस दिन की जो सुर्खियां होंगी वो बड़ी मजेदार होंगी। अब कौन सी घटना किसको एक्लिप्स करती है, किस पे ग्रहण लगाती है, ये उस दिन देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। अब जनता पर छोड़ देते हैं, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से फिल्म मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।